मामले पर घमासान। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भास्कर राव जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, साथ ही निखिल जैन जुड़ गए हैं हमारे साथ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के समर्थक, और साथ ही पिपुला राव भी हमारे साथ जुड़े हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं सबसे पहले। और यहाँ पर सबसे पहले हम निखिल जी आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि ये पूरा मसला गंभीर मसला है और इस पूरे मसले में जिस तरीके से कर्नाटक की ओर से बयान आ रहे हैं कि ये तो राजनीतिक स्टंट है, ये किसानों की जमीन है, किसानों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। ये अगर जेपीसी अध्यक्ष को वहां जाना पड़ा है, अगर जेपीसी अध्यक्ष को भाजपा सांसद के कहने पर वहां जाना पड़ा है, उन्होंने आमंत्रण दिया तो वो वहां गए, अगर किसानों ने वहां उनसे अपनी आप बीती सुनाई है, किस तरीके से उनके साथ ये सब हुआ, तो क्या इसको एक राजनीतिक स्टंट करार दिया जाना चाहिए? देखिए ममता जी, कभी भी अगर कोई भी सरकार की इकाई किसानों की जमीन गलत तरीके से हड़पती है या फिर उस पर कब्जा बनाती है या उनके घर बुलडोजर भेज के तोड़ती है, वो गलत है। राजनीतिक स्टंट इसमें यह है कि जब एक जेपीसी का गठन हो रखा है संसद में, जिसमें विपक्ष के भी सांसद हैं, सत्ता पक्ष के भी सांसद हैं, तो क्यों ऐसा है कि केवल और केवल दो सत्ता पक्ष के सांसद जाते हैं, अपने साथ एक और विधायक को लेके जाते हैं जो उसी पार्टी यानी कि भाजपा का होता है, और उसके बाद एक पूरे किसानों की जमीन से जुड़े मुद्दे, वक्त से जुड़े मुद्दे को एक भाजपा का पॉलिटिकल इवेंट बना दिया जाता है। पॉलिटिकल स्टंट इसे इसलिए कहा जा रहा है। दूसरी बात, ये आपके दर्शकों के लिए जानना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि वक्फ को लोग इस तरीके से समझते हैं जैसे वक्फ कोई पैरेलल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक अलग ही सरकार से अलग चल रही है। ऐसा नहीं है। हर एक राज्य में एक अलग वक्फ बोर्ड होता है जिसके दूसरे राज्यों के वक्फ बोर्ड से कुछ लेना देना नहीं होता, और हर राज्य का जो वक्फ बोर्ड होता है वो उस राज्य सरकार की इकाई है। अगर भाजपा की सरकार है तो भाजपा की सरकार की इकाई है, कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस की सरकार की इकाई है। वक्फ बोर्ड के जितने भी मेंबर्स और चेयरपर्सन होते हैं उन्हें राज्य सरकार नियुक्त करती है। वक्फ बोर्ड के जो भी डिसीजंस होते हैं उन्हें वक्फ के ट्रिब्यूनल में चैलेंज करा जा सकता है, और वक्फ के ट्रिब्यूनल के डिसीजंस को हाई कोर्ट में रिट पिटिशन के अंडर चैलेंज करा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वक्फ कोई प्राइवेट बॉडी है या मुस्लिम बॉडी है, इट इज अ गवर्नमेंट बॉडी। ठीक बात। दूसरी बात, इस देश में यह होता रहा है कि कई राजनेताओं ने या फिर कुछ बिल्डर माफिया ने या किसी भू माफिया ने राजनेताओं के साथ मिलके या फिर एसडीएम के साथ मिलके, डीएम के साथ मिलके, किसी सरकारी इकाई के साथ मिलके गलत तरीके से किसी खाली जमीन को या किसी गरीब की जमीन को सरकारी जमीन घोषित कर दिया गया। और यही होता है कि जब वक्त में अगर कोई गड़बड़ी करके वक्त के अंडर एक जमीन करके और उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो अब इसमें बीजेपी का पक्ष यह है कि कांग्रेस सरकार किसानों की जमीन हड़पना चाह रही है वक्त के नोटिफिकेशन निकाल के। साथ ही कांग्रेस का यह पक्ष है कि ये जो नोटिफिकेशन निकाले गए हैं, ये जो नोटिफिकेशन सब पब्लिक लाइट में लाए जा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन असल में बसवराज बोम्मई जी की जो भाजपा शासित कर्नाटक सरकार की उस दौरान थे। अब बीजेपी का पक्ष सच्चा है या कांग्रेस का पक्ष सच्चा है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये जांच का विषय है। ये जरूर है कि अगर कोई जमीन वक्त की नहीं है, वक्त का कोई अधिकार नहीं बनता कि एक कागज का टुकड़ा निकाले और बोले ये जमीन हमारी है। एक और मैं इशू एड्रेस करना चाहूंगा कि जिस तरीके से कहा जाता है कि वक्त की 3 लाख प्रॉपर्टीज थी 2005 में और आज 8 लाख प्रॉपर्टी हो गई है। पहली बात तो इस समय के बीच में आधे से ज्यादा समय भाजपा शासित सरकार रही है, ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार रही है। तो अगर किसी तरीके से इस तरीके का एनालिसिस हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम बात करें 2009 के बाद 2024 की, तो इसलिए बीच में ये आकलन तो बिल्कुल ये नहीं, ये तो अलग से डिस्कशन एक हो जाएगी कि भाई किसके कार्यकाल में कितनी हुई इत्यादि। लेट्स नॉट गो इनटू दैट, उसमें लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने जो बातें सामने रखी, आपने बड़े अच्छे से समझा दिया कि वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है। नहीं निखिल जी, यहाँ पे मैं जवाब भी ले लूं ना, आपने कुछ बातें की हैं तो उसका जवाब भी लेना जरूरी है। लेकिन आपने ये बात स्पष्ट कर दी है कि राज्य सरकार का हिस्सा होता है वक्फ बोर्ड, और ऐसे में अगर वक्फ के द्वारा कुछ भी किया जाता है तो जाहिर है कि उसमें पूरा का पूरा इसी वजह से सवाल राज्य सरकार के ऊपर खड़ा होना लाजमी है। लेकिन यहां पर भाजपा के द्वारा जैसे बातें उठाई गई हैं कि रातों रात ये बदलाव किए गए हैं, अगर किसान सड़क पर नहीं आते तो क्या राज्य सरकार सोई रहती, फिर क्या होता। लेकिन यहां पर भाजपा प्रवक्ता भास्कर राव जी साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, ये तो लगातार यही बात कह रहे हैं कि ये तो भाजपा के कार्यकाल की बात है, भाई आज क्यों इसको मुद्दा बना रही है भाजपा? ये कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर एक ऐसा खतरनाक खेल खेल रहा है जिससे कि आगे इसके इल्जाम बहुत बुरे होंगे। बीजापुर में जो भी हुआ, सडनली इतने लोगों को नोटिस देकर आप अपनी जमीन से वंचित हो रहे हैं करके एक उन्होंने हाहाकार मचा दिया। जब जेपीसी के अध्यक्ष महोदय और सांसद वहां गए तो इनको वो बुरा लग रहा है, इन्होंने जो नोटिस दिया वो उनको बुरा नहीं लग रहा है।
और इनके नोटिस में अगर सच्चाई होती तो नोटिस उन्होंने वापस क्यों लिया? ये सब चीज के पीछे इनके एक अत्यंत नटखट मंत्री हैं जमीर अहमद, जिन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर में पता नहीं क्या जादू डाल दिया है, जो कि मुख्यमंत्री इनके हर एक करतूतों को कबूल करके कोई ना कोई ऐसे बेवकूफ कारनामे करने में लगे हुए हैं, उसके बाद में उसको विथड्रॉ करने में लगे हुए हैं। अगर इनके नोटिस में अगर सच्चाई रहती तो इन्होंने वापस क्यों लिया? और जो चीज 70-80 साल से किसानों के पास में है, उसके साथ में आप किसानों के साथ में मतलब अब जमीनी लेवल वहां जाके आप खिलवाड़ कर रहे हैं और समाज में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वहां कोर्ट है, कचेरी है, वहां जाके फिर इसका मतलब है कि कांग्रेस वालों ने ये कहा आग तो हम लगाते जाएंगे, उसके बाद में दमकल भी भेजेंगे उसको बुझाने के लिए। ये रवैया ठीक नहीं है। आप इसके साथ में आप जो नेता लोग ऊपर में हैं, अपनी अपने फायदे के लिए गरीब हिंदू गरीब मुसलमान को लड़वा कर उनका नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इससे बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं। इससे आप सतर्क रहिए, क्योंकि ये आपके हाथ से निकल जाएगा। आपके जो मंत्री जमीर अहमद हैं, वो ये इस हवा में है कि हम सारा चीज जो भी हमारे सामने मिला सब चीज को हम हड़प लेंगे करके। लेकिन कानून भी एक चीज है, अगर आपके नोटिस में सच्चाई रहती तो आपने वापस क्यों लिया? आप गलत काम कर रहे हैं, और इस गलती को आप जितना जल्दी परख लें उतना अच्छा है, नहीं तो सारे कर्नाटक में आग लगाने की चलिए यहाँ पर आपकी तरफ से स्पष्ट बात ये कही जा रही है कि कांग्रेस सरकार अपनी राजनीति का मद्देनजर गलत रास्ता अख्तियार कर रही है। लेकिन यहाँ पे पुल्लाराव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कर्नाटक से ही हैं। पुल्लाराव जी, ये जब राजनीतिक बातें होती हैं तो उनके पीछे एक सच्चाई भी छिपी होती है, जिसको समझना जरूरी होता है। आप तो दशकों से वहां पत्रकारिता कर रहे हैं। अब ये जो मसला खड़ा हुआ है कि वक्फ बोर्ड ने अपने नाम ये संपत्ति कर ली, लेकिन अब राज्य सरकार ने बैकफुट पर आते हुए उन सब दावों को खारिज कर दिया। इसके पीछे की राजनीति अलग बात है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? कब से कैसे ऐसा होता रहा है? क्योंकि यहां भूलना नहीं चाहिए 53 ऐसे एसआई के संरक्षित स्मारक भी हैं जो इसी राज्य में हैं और जिन पे वक्फ बोर्ड अपना दावा करता है। ऐसा है, सारा देश में यह सब्जेक्ट एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यह अलग कर्नाटका नहीं है। और इसके सच्चाई बात यह है कि डिस्प्यूट्स होता रहते हैं किसान लोगों को और यह वक्फ बोर्ड और टेम्पल्स भी। यह अभी समय आया थोड़ा रिफॉर्म करने के लिए। जेपीसी ठीक है, लेकिन यह कन्फ्रंटेशन ज्यादा हो रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ एक अच्छा रिफॉर्म मेजर है। ये कन्फ्रंटेशन से यह सब्जेक्ट भी पीछे जाएगा। तो समय आया देखने के लिए क्यों है। यह साधारण किसान ने हैरेस कर रहे हैं, 20 साल 25 साल से उनका लैंड उनका ऑक्यूपेशन में है, उनका है। ऐसा है हमारे रेवेन्यू लॉ भी ऐसा है, कौन पोजीशन में है उनका है। किसानों के पास जाके नोटिस देने ठीक नहीं है, लेकिन जेपीसी का ये थोड़ा मॉडरेट स्टांस लेके करेगा, बहुत अच्छा रिफॉर्म आ जाएगा। पहले से कन्फ्रंटेशन से हुआ, सो थोड़ा मैं सोच रहा हूँ असली सब्जेक्ट असली प्रॉब्लम पीछे गया। अभी आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, सारा देश में यह सब्जेक्ट है। ये कैसा रैशनलाइज करेगा, कैसा सोल्यूशन के लिए ये बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। पुल्लाराव जी, ऐसे में जब हम ये देख रहे हैं कि अभी ही केरल से भी ये खबर आ रही है, केरल में भी बिल्कुल इसी तरीके से हो रहा है, जिसके बाद वहां भी सरकार कह रही है कि नहीं अभी उन दावों की वेरिफिकेशन हो, खारिज कर रही है ऐसे वक्फ बोर्ड के दावे। क्या ये सही बात है कि ये सही समय है कि वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन किया जा रहा है, जिसको लेकर जेपीसी काम कर रही है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए? ये सारा जेपीसी ये वक्फ रिफॉर्म के लिए एक अच्छा परिणाम आया। ये सब्जेक्ट सारा देश में गया। ये सब्जेक्ट अभी सारा लोग का मालूम है क्या हो रहे हैं। सो डेफिनेटली जेपीसी थोड़ा बैलेंस्ड इंक्वायरी करेगा, एक अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, कोई रिफॉर्म आ जाएगा, बहुत रिलीफ आते हैं। केरला में नहीं, सारा देश में यह इश्यू है। तो वक़्फ़ का प्रॉपर्टीज है, लेकिन थोड़ी ये फ्रॉड भी होता है। वक़्फ़ मैनेज करने वाला सारा सेंस नहीं है। ये सारा एक्सपोज करने के लिए एक मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, ये कन्फ्रंटेशन जेपीसी लेवल में जरूरत नहीं है, सोच रहा हूँ। स्लोली स्टेप बाय स्टेप जाएगा। ये रिफॉर्म स्लोली आते हैं, कभी ये रिफॉर्म प्रोसेस शुरू करेगा, ऑपोजिशन आते किस इश्यू में,
सो ये थोड़ा मैं सोच रहा हूँ सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। यानी आपका कहने का मतलब है कि सभी दलों को सहमति के साथ इस मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे में झगड़ा लड़ाई विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन निखिल जी, यहाँ पर एक बड़ी समस्या ये भी आ रही है कि जैसे आपने बोला कि ठीक है वक्फ बोर्ड तो राज्य सरकार के अधीन है, कांग्रेस तो वहां ये भी कह रही है कि भाई जेपीसी अध्यक्ष यहाँ क्यों आ रहे हैं, भूमि भी तो राज्य सरकार का ही मुद्दा है इत्यादि। लेकिन क्या अब राज्य सरकार के ऊपर ही इस बात को लेकर फिर जिम्मेदारी बढ़ नहीं जाती कि जब एएसआई भी वहां कहता है कि भाई हमारे भी 53 स्मारक हैं जो वक्फ बोर्ड अपने कह रहा है, आम जन सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो गया है, किसान है यहाँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे और मुद्दे हो सकते हैं जहां पर वक्फ बोर्ड अपनी असीमित शक्तियों का गलत उपयोग करते हुए इस तरीके के दावे कर रहा है। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी किस हद तक मानती है? तो मैं इस एएसआई संरक्षित स्मारकों का एक जिक्र करना चाह रहा था कि अगर किसी मुगल बादशाह ने या किसी भी मुसलमान ने कोई मस्जिद बनाई, मकबरा बनाया, कुछ भी बनाया, और अगर उन्होंने अपनी जायदाद जिसे कहते हैं, वसीयत जिसे कहते हैं, अगर उसमें उसे वक्फ के नाम लिख दिया, तो जाहिर सी बात है वो एएसआई संरक्षित स्मारक भी वक्फ बोर्ड के अधीन ही आएगा। अब इस पे एक पेचीदा लीगल बहस जरूर करी जा सकती है कि एक बारी कोई बिल्डिंग है, कोई ढांचा है, उसको एएसआई का संरक्षण मिल जाए तो उसकी ओनरशिप क्या एएसआई के पास आ जानी चाहिए या वक्फ के पास रहनी चाहिए, बट उसका ओरिजिनल ओनर वक्फ बोर्ड ही होगा। और इसीलिए इतने लंबे समय तक देश में वक्फ बोर्ड ही ओनर रहा है। 1858 में आखिरी मुगल बादशाह ने अपनी सारी संपत्ति उस वक्त के हिसाब से ब्रिटिश क्वीन के अंडर चली गई थी, और ब्रिटिश क्वीन ने वो सारी, अब चूंकि उनके अंडर चली गई थी तो उसके बाद दावा खत्म हो जाता है बिना कागज के, बिना किसी के। अब आज ये कह सकता है वक्फ बोर्ड आपके हिसाब से कि ताजमहल भी हमारा ही है। एक महिला, मैं बड़ी बातों में नहीं जाती, एक महिला जिसका पति नहीं है, जिसका ससुर नहीं है, और ये मामला सुर्खियों में रहा है, जिसका घर पे वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है, जबकि वो अपने बच्चों के साथ सड़क पर आ गई है क्योंकि वक्फ बोर्ड कह रहा है कि ये तो मेरी जमीन हो गई है। इस तरह के दावे ही तो बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन भास्कर जी आपकी बात में सुन लूंगी, लेकिन आपने अपनी बात रख दी है। भास्कर जी, यहाँ पर आपसे भी जवाब चाहेंगे कि मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी, थोड़ा जल्दी, थोड़ा वक्त कम है। हाँ जी, इतना सहज और इतना सिंपल नहीं है कि 1858 में मुगलों से अंग्रेजों के पास गया और 1947 से अंग्रेजों से अदालत में ये मामले गए हैं। निखिल जी, आप इस मुद्दे को उठा रहे हो इसलिए मैं आपको यहाँ पे जवाब दूंगी। अदालत में ये मामले गए हैं, अदालत ने सारी बातों को देखते हुए खारिज किए हैं वक्फ बोर्ड के कितने ही दावे, जिनमें ताजमहल भी शामिल है, मध्य प्रदेश की वो 3 स्मारक भी शामिल है, और ऐसी लंबी फहरिस्त है। मात्र दावों से बात नहीं होती, आप कानून का गलत इस्तेमाल करके अगर कब्जा कर रहे हैं तो वो सवाल खड़े करता है। इसीलिए ये चर्चा हो रही है, आखिर क्यों, क्या सही तरीका है? जवाबदेही प्रशासन की ज्यादा बढ़ जाती है ऐसे में। लेकिन भास्कर राव जी, आपकी ओर से बहुत क्लोजिंग कमेंट, बहुत शॉर्ट में। क्लोजिंग कमेंट यही हमारे है कि ये जो बीज बो रहे हैं बड़े खतरनाक बीज हैं, और जमीनी तौर पर हर गांव में झगड़ा शुरू करने वाले हैं, क्योंकि किसानों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, और जो एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है उसमें हाथ लगा के ये बड़ा गलत चीज कर रहे हैं, कानून के खिलाफ कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आप अपील कर सकते हैं, और ऊपर जाके ये अपील वगैरह कुछ नहीं होगा, केवल इसमें खून बहेगा और हंगामा होगा। नहीं, यहाँ पर बात यही है कि जब भी ऐसे मसले सामने आते हैं भास्कर जी, तो कानून भी अपना काम करता है, कानून अपना काम करता है। लेकिन हाँ, आम जन को, खासकर इस मामले में तो किसानों को जिस तरीके की मुश्किल हुई है, वो जरूर सवाल खड़े करती है। और यहाँ पे निखिल जी, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं। वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। भास्कर जी, वक्त थोड़ा कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहें DT न्यूज। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर